हेलो एवरीवन। और हम लोग इकोनॉमी का जैसा कि सीरीज चल रहा था उसी तरह मनी एंड बैंकिंग को अच्छे से करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट्स पी वाई क्यूज़ जो यूपीएससी के हैं उसको करेंगे, थोड़ा सा स्कीम देख लेंगे। ठीक है, देखो वीडियोस मैं डेली ला सकता हूँ इकोनॉमी का, लेकिन इकोनॉमी ऐसा चीज़ है ना, अगर आप एक चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उसको सोचोगे नहीं, लिंक नहीं करोगे ना, तो वो निकल जाएगा दिमाग से। तो जो जैसा बीपीएससी का पीवाई क्यूज पूछा गया है उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, पहले पहले हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में मनी क्रिएशन देखा, मनी सप्लाई देखा, किस तरह से मॉनेटरी बेस इनटू इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था, हमारा मनी सप्लाई हो जा रहा था। अच्छे से समझा था हमने इसको। तो आप एक बार पीछे वाले लेक्चर को रिवाइज करके ही इसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत सारा जो क्या ऑब्जेक्टिव है ये देखा था। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, साथ में इकोनॉमी ग्रोथ को भी उसको लेके चलना है, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख चुका है पहले ही। और ये सब भी देखा था कि बाइंडिंग है आरबीआई पे एमपीसी का, तीन गवर्नमेंट साइड से होते हैं, तीन गवर्नमेंट साइड से होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देख चुका था। हमने रेपो रेट देखा था। ठीक है, रेपो रेट में क्या हो रहा था, उसको रीपरचेजिंग ऑप्शन बोलते हैं, रीपरचेजिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें जो बैंक है वो कोलेट्रल जमा करके और 0.2% ऑफ देयर एनडीटीएल तक के लोन ले सकते हैं ओवरनाइट बोरोविंग के। तो ओवरनाइट अगर मिसमैच हो रहा है लिक्विडिटी तो। ठीक है, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता था, इससे -0.25% ये होता है, कम होता है। इसके लिए क्या, आरबीआई का जो बाई मंथली जो मीटिंग है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके द्वारा उसके थ्रू इसको सेट किया जाता है। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट तक के देखा था। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था कि लिक्विडिटी जो है बैंक जो है एब्जॉर्ब करेगी, सक करेगी मार्केट से, जब एक्स्ट्रा मनी सप्लाई हो जाए। तो जब मार्केट में ज़्यादा मनी सप्लाई हो जा रहा था तो ये भी ओवरनाइट होता था। ठीक है, और ये 0.5% कम होता, 0.25% कम होता था, किससे, रेपो रेट से। ठीक है, आरबीआई लोन लेगी तो तुमसे तो कम ही रेट पे लेगी ना, जितना आपको दे रही है उससे। तो हम लोग को यहाँ से देखना था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखो कोई भी इकोनॉमी में टर्म ना नाम से रिलेटेड होता है, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें ना आप आरबीआई में अपने फंड को पार्क कर सकते हो। 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर ओवरनाइट इन फ्यूचर, इट कैन बी लॉन्गर टेन्योर ऑल्सो। ओके, तो कितना पे बताया था मैंने, रेपो रेट -0.25%। ठीक है, और इसमें कोई बाइंडिंग कोलेटरल कांस्टेंट नहीं है ऑन आरबीआई अंडर एसटीएफ। ठीक है, इट विल क्या स्ट्रेंथ करेगा ये, तो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल एक तरह का है। ठीक है, इन एडिशन टू रोल इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ओके, एसटीएफ विल बी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। हाँ, कोई फोर्सफुली ये नहीं है, बैंक अपने मन से इसमें आप जो है डिस्क्रिप्शन, अगर उसके पास पैसा बच जा रहा है तो उसको तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से चाहिए। तो ठीक है, तो ऑल डे ऑफ द वीक में ये अवेलेबल होता है, और थ्रू आउट द ईयर, अनलाइक रेपो एंड रिवर्स रेपो विच आर अवेलेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई। ओके, रेपो एंड रिवर्स रेपो जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द आरबीआई पे है। ओके, चलो, एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, तो इसमें क्या है ना, ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट, जैसे कि रेपो वाले केस में देखा था हम लोगों ने। ठीक, तो ओवरनाइट। और इसमें क्या हो सकता है ना, जैसे देखो रेपो रेट में ना आप क्या करते थे पहले तो अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया था ना, सीआरआर जो होता है ना, सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, आगे भी हम लोग देखेंगे उसको।
इसको ना आरबीआई के साथ रखना होता है, ठीक है। कितना बताया था मैंने, 4%, ठीक है। एसएलआर कितना, अप्रॉक्स 18% है अभी, और अप टू लिमिट ऑन, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑन द आरबीआई पर डिपेंड करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। तो सीआरआर को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ओके, मैं लिखते रहा हूँ, बैंक हैव टू कीप विथ आरबीआई। लेकिन जो एसएलआर है ना, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से आया है, तो उसको ना एसएलआर जो है ना, एसएलआर को बैंक अपने पास रखता है, ठीक है, जो 18% के अप्रॉक्स है। तो ये बैंक को अपने पास किस किस चीज़ में, मैंने बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, ठीक है, ये सब चीज़ में बैंक रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो इस क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें यही बोला जा रहा है कि बैंक ये जो है, बाई डिपिंग इनटू द एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू ए लिमिट ऑफ 2% ऑफ द एनडीटीएल। एनडीटीएल समझा था हमने, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ओके। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जितना भी उसके पास डिमांड के रूप में गोल्ड है, कैश है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और टाइम डिपॉजिट है, हाँ, है ना, नेट टाइम एंड डिमांड दोनों हो गया, उसका कितना, 2% ऑफ द एनडीटीएल, ठीक है। ये मार्जिनल है, ठीक है, रेपो के बाद कर सकते हैं ये, ठीक है। तो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी ओवर एंड अबव व्हाट इज अवेलेबल टू द थ्रू रेपो रेट, ओके। चलो, और ये चीज़ देख लिया, हाँ, और ये क्या करता है, एक सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करता है अगेंस्ट किसके, अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। वैसा चीज़ जैसे सोचा नहीं गया है, अगर किसी तरह का लिक्विडिटी शॉक्स आ जाए तो उसके लिए, ठीक है। तो जब बैंक लोन लेता है आरबीआई से एट रेपो रेट, बैंक नीड टू कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद आरबीआई, बट दिस सिक्योरिटी इज इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट अंडर एसएलआर, ठीक है। बैंक कैनॉट कीप एसएलआर सिक्योरिटीज टू अवेल लोन फ्रॉम आरबीआई एट रेपो रेट। मैंने बताया कि रेपो रेट पे एसएलआर को यूज़ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं इसमें आगे क्या है, banks can borrow from the RBI by dipping into SLR reserve. This means that banks can keep 2% of their SLR securities with RBI. Okay. SLR can go down up to 2% of their NDTL below the normal SLR requirement. Okay, ठीक है, and can borrow cash from RBI. This is the marginal standing facility. ठीक है, अगेन ये बोरो का ही एक बैंक बोरो कर रही है, जब उसको क्या कोई भी तरह की ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या होगा, एसएलआर में डिप कर सकती है, और ये एक्स्ट्रा होगा, जो रेपो रेट है उससे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा इसको, ठीक है, ठीक। चलो, ज़्यादा ही चार्ज लगेगा, चलो देखते हैं फिर क्या है। देखो, एमएसएफ रेट ये समझाया होगा, एमएसएफ रेट प्लस एमएसएफ रेट इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस 0.25%, ओके। बैंक रेट क्या होता है, देखो अभी ये रहा नहीं, इसके जगह क्या आ गया, इसके जगह एमएसएफ रेट आ गया, ठीक है। तो बैंक रेट इसी को बोलते थे, ये एक स्टैंडर्ड रेट था, द रिजर्व बैंक प्रिपेयर टू बाई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि लोन देगा उसको। और जब से एलएएफ आया तो रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो क्या कर दी, इसको डिसकंटिन्यू कर दी इस ऑपरेशन को, ठीक। तो डॉर्मेंट बन गया अब, ओके ओके, ठीक है। इट इज नाउ अलाइंड विथ एमएसएफ रेट यूज्ड टू कैलकुलेटिंग पेनल्टी ऑन द डिफॉल्ट इन द सीआरआर एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, तो ये है ना, जो देखो नाम से फिर से बोले हैं, नाम से पढ़ो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, मतलब या तो इंजेक्ट करो या तो एडजॉर्ब करो लिक्विडिटी को इनटू द और फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। क्या होता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो, रिवर्स रेपो, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल रेट्स, एसटीएफ एंड एमएसएफ, ओके। अपार्ट फ्रॉम एलएएफ, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंक्लूड आउटराइट मार्केट ऑपरेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फॉरेक्स स्वैप्स एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये भी आगे पढ़ेंगे, ओके। तीनों चीज़ को समझेंगे हम लोग, ठीक। द एम ऑफ द टर्म रेपो इज टू हेल्प डेवलप द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। टर्म रेपो से इंटर बैंक जो लेन देन करती है खुद में, which in turn can set market based benchmark for the pricing of loans and deposits, ठीक। तो the reserve bank can also conduct variable interest rate reverse repo auction as necessitated under
मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन के बेसिस पे होगा, ठीक है, अपने मन से नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, देखो लॉन्ग टर्म बोल रहा है एज नाम नेम इज सजेस्टेड, तो इसमें ना लॉन्ग टर्म के लिए लोन जो है वो मिलेगा। तो आरबीआई लेंड्स करता है बैंक को एट द रेपो रेट ओनली टू a limit of the bank NDTL for overnight. Okay, RBI from time to time on its discretion also lend for long term or above the repo rate. अब देखो कोई भी एक लिमिट है आरबीआई के पास, उसके बाद अगर उसको लेंड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको भी तो कोई फ़ायदा चाहिए ना यार, ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना मनी मिल जाएगी किसी को पैसा। इन केस आरबीआई वांट टू लेंड अबव द रेपो रेट देन द इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय ऑक्शन। तो बहुत सारे बैंक आएंगे, ऑक्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को मिलेगा। चल आगे देखते हैं। तो क्या है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट रेट मे बी लेस बट इट इज़ एबव द रेपो रेट, मतलब मैंडेटरी है कि रेपो रेट से ज़्यादा ही होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, विच मीन्स आरबीआई पैसा देता है किसको, फिक्स लॉन्ग टर्म के लिए। और एल टी आर बता ही दिया कि ये रेपो रेट होगा, बट इट कैन बी एट रेपो रेट ऑल्सो। हाँ ठीक है, जब कोई उतना ज़्यादा बोली ही नहीं लगा पाएगा, ऑप्शन ही नहीं कर पाएगा, तो एट रेपो रेट हो सकता है। कोलेटरल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड बट मे नॉट बी 100%। 100% कोलेटरल का इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। सिमिलरली वैसा ही वेरिएबल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, जो कि बिड शुड बी बिलो द रेपो रेट। ओके, रिवर्स रेपो ऑप्शन है, वेरिएबल रिवर्स रेपो, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कम ही होगा रेपो से, क्योंकि इसमें क्या करना है, आरबीआई को पैसा लेना है, तो आरबीआई तो सस्ता ही पे लेगी ना भाई। वैसे ही टारगेटेड एलटीआर है, नॉट मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है इस सब में आपका दिमाग खराब करना। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। एलएएफ कॉरिडोर क्या है, तो एमएसएफ रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइंस द पॉलिसी और द एलएएफ फॉर द डेली मूवमेंट ऑफ द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। ओके, आगे समझाया गया है। जब से स्टैंडिंग डिपॉजिट जब से आया है एसटीएफ, ठीक है, द पॉलिसी कॉरिडोर जो एलएएफ है हैज चेंज एंड नाउ इट इज एसटीएफ एमएसएफ, या द एसटीएफ इज द फ्लोर एंड एमएसएफ क्या है, इज अपर एंड, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विद द पॉलिसी रेपो रेट इन द मिडल ऑफ द कॉरिडोर। कोई बात नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अच्छे से समझाते चलूँगा, बाकी समय क्यों बर्बाद करें, बस आप एक बार देख लो कि क्वेश्चन अभी अब यूपीएससी भी नहीं पूछा है तो बीपीएससी क्या ही पूछेगा। चलो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ को। अब देखो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है, देखो देखो अभी मैंने बताया था ना कि 4% है, क्या करना है, आरबीआई को रखना होता है अभी के टर्म में, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, तो ये आरबीआई एक्ट, देखो द अमाउंट of cash that the scheduled commercial bank are required to maintain with RBI, दिमाग में रखना ये आरबीआई के पास होता है। क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शन में कि बैंक कैन कीप बैंक usually keep CRR with themselves, no, bank have to keep the CRR with the RBI। okay, तो सेक्शन 41 नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, मेंस के लिए लिखना करना है तो कर लो, ठीक है। तो रिजर्व बैंक हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, किस चीज़ के लिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए। मान लो मार्केट में मैं समझाया भी था कि मार्केट में ये हो गया कि बैंक बंद होने वाला है, और जो 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 मतलब सॉरी जो अपने बैंक में डिपॉजिट्स करके रखे हैं उनकी ट्रस्ट बैंक से ख़त्म हो रही है, तो बैंक में सब लाइन लगा देंगे। तो इसके लिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो CRR फॉर SCB विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग रेट। ओके, अब SLR क्या है, द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स दैट द शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विथ, किसके साथ, मेंटेन विद देमसेल्फ, मैंने बताया भी था, देमसेल्फ ऑन ए डेली बेसिस पे, ये भी दिमाग में रखना है। इन सेफ एंड लिक्विड एसेट सच एज, बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड कैश विथ रिस्पेक्ट टू NDTL इज कॉल्ड SLR। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से आता है और मैक्सिमम लिमिट है 40%, ठीक। अब ये तो मैं कितना बार समझा चुका हूँ आप लोग को, डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक आर द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। हाँ, जितना का एसेट उतना का लाइबिलिटी। ओके, द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट आर डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक एंड द टाइम डिपॉजिट आर द टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। हाँ, और क्या होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक। NDTL जो बार बार मैं बोलते आ रहा था यही है, नेट। ओके,
तो CRR और जो SLR है वो क्या इनेबल करता है, to control the amount of money that banks can create and makes public deposit safe, thick and liquid. It ensures that the banks have a safe cushion of assets to draw when the account holders want to be paid. मैंने समझा दिया अभी. In the absence of CRR SLR requirement to make more profit, bank may lend most of the deposits, and if there is sudden rush to withdraw, bank will struggle to meet their repayment. बताया किसी तरह का अगर रस हो गया विड्रॉ का तो बैंक कहाँ से देगी, इसीलिए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का ज़रूरत पड़ा. अब देखो क्या बोला गया है, ऑल कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, जो या तो शेड्यूल हो या नॉन शेड्यूल हो, उनको क्या मेंटेन करना होता है, CRR एंड SLR. फॉर द शेड्यूल बैंक द मेंटेनेंस ऑफ CRR इज गवर्न थ्रू, ये मैंने बता दिया, RBI एक्ट 1934. और नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है, CRR इज गवर्न थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बोल देगा कि नॉन शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक है वो CRR गवर्न करता है RBI एक्ट 1934 से, नहीं भैया. और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1941 का, जिसका सेक्शन 24 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ SLR फॉर ऑल बैंक, ठीक है, शेड्यूल्स. और देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से शेड्यूल और नॉन शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक होगा उसके लिए एंड कोऑपरेटिव, ठीक है, उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट SLR के लिए गवर्न करता है. सिंपल सा दिमाग यही रखो. और RBI एक्ट 1934 एक्ट जो है वो CRR के लिए ये करता है, ठीक है. लेकिन नॉन शेड्यूल, अभी हमने देखा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए RBI एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1941 बोलता है. नॉन शेड्यूल देखा ना यहाँ पे हम लोग. चलो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, 20 क्वेश्चन के राउंड. देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ना कि सेकेंडरी मार्केट में ना, देखो प्राइमरी मार्केट क्या समझाया था हमने, प्राइमरी मार्केट वहीं जहाँ गवर्नमेंट जो RBI जो है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट क्या इशू करती है, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. लेकिन जो खरीद बिक्री बाई एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ कहाँ होता है, तो ये होता है आपका सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ना, जैसे कि मान लो कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो गया है कहाँ पे, मार्केट में. हाँ, तो इस लिक्विडिटी को अगर एब्जॉर्ब करना होगा किसको, RBI को. तो क्या करेगा, अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा, सेल करेगा ताकि पैसा उसके पास आ जाए एक्सेस लिक्विडिटी होने के बाद, ठीक है. और मान लो कि मार्केट में उसको पैसा पंप करना होगा तो क्या करेगा, RBI विल बाय, क्या भाई, RBI विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना, सेकेंडरी मार्केट में. तो और बदले में क्या देगा, पैसा देगा. तो जब मनी सप्लाई कम गया मार्केट में तो RBI पंप ऐसे ही करता है मनी. ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी को बोलते हैं. और कुछ समझने लायक है नहीं, देखो यही दिया हुआ होगा, फॉर्मों के लिए एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ. सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय RBI इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन सेकेंडरी मार्केट. तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऐसा नहीं तुमसे कहाँ से लेगी यार, है ना, समझने वाली बात है, समझ ही गए हो. फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन ऑफ द ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द मार्केट इकोनॉमी, ओके, इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हाई है तो कंट्रोल द इन्फ्लेशन RBI क्या करेगी, मैंने बताया था, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो मनी सप्लाई क्या होगा, को रिड्यूस करना पड़ेगा ना. बहुत पैसा है लोगों के हाथ में, तो जब बहुत पैसा होगा लोगों के हाथ में तो खर्च ज़्यादा करेंगे, है ना, और ज़्यादा गुड को चेज़ करेंगे. लिमिटेड गुड है, मान लो लिमिटेड ये गुड है और आदमी के पास पैसा ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा ना, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा. तो RBI भी वही करती है. तो RBI रिड्यूसेस द मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बताया हमने. एंड देन बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and pays the money in exchange of the government security which ultimately increases the money supply in the economy. और कुछ नहीं है. देखो दो तरह का OMO होता है, एक क्या है आउटराइट OMO बोलते हैं, ये परमानेंट नेचर का होता है. जब सेंट्रल बैंक बाई और सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, इट इज़ विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल एंड बाई देम लेटर, मतलब कोई प्रॉमिस नहीं है कि बाद में हम खरीद ही लेंगे, ओके, तो आउटराइट उसको बोलेंगे. और LAF क्या है, अभी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखा था. इसी टाइप ऑफ ऑपरेशन व्हेन विच सेंट्रल बैंक बाई और सेल द सिक्योरिटी, और एग्रीमेंट होता है, क्या एग्रीमेंट होता है, ऑल्सो हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट द डेट एंड प्राइस ऑफ द रीसेल एंड रीपरचेज. तो LAF OMO में
एग्रीमेंट होगा, ठीक है, कितना टेन्योर इतना टाइम के बाद, ठीक है। और आउटराइट में कुछ नहीं, परमानेंट नेचर का होता है और इसमें कोई सेल बाई का कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता, ठीक है। देखो एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ठीक है, ये क्या है, इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग। मार्केट को सबसे नाम से समझो ना, मार्केट को स्टेबलाइज करना है, मतलब कि मार्केट अनस्टेबलाइज्ड हो गया है। इट मीन्स कि मान लो अगर देखो इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो रहा है, तो क्या होगा, डिमांड फॉर द रुपी विल बी इंक्रीज। तो जब डिमांड फॉर द रुपी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमने पहले बताया था कि रुपी विल अप्रिसिएट्स, मतलब वैल्यू ऑफ द रुपी विल बी मोर इन कंपेरिजन टू अर्लियर। तो जब अप्रिसिएट करेगा वैल्यू तो हम लोग का ट्रेड वाला तो बताया था, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम जाएगा, एक्सपोर्ट तो करना है भैया, तो अब क्या करेंगे, तब जो है आरबीआई शुरू करती है अपना काम। तो क्या बोला जा रहा है कि देखो यही बोला जा रहा है, मेनी डेवलपिंग कंट्री हैव रिपेड हैंडसम रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सर्जिंग कैपिटल इनफ्लोज इन द रिसेंट ईयर्स, ओके, और इसको बहुत वेलकम फिनोमिना है ये, ओके। और क्या होता है, लेबर जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट रेज करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बट सर्जिंग कैपिटल इनफ्लो कैन आल्सो लीड टू डीस्टेबलाइजिंग साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग टेंडेंसी ऑफ लोकल करेंसी टू अप्रिसिएट, और जिससे क्या होगा, पोटेंशियली गिव राइज टू इन्फ्लेशन, और इससे एक्सपोर्ट में भी कमी होगा, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट, ठीक है। जब फॉरेन इन्वेस्टर लेके आते हैं, समझा ही दिया, तो उनको पैसा चाहिए हो, मतलब डायरेक्ट डॉलर में आकर थोड़ी ना इन्वेस्ट कर देंगे, तो उनको इंडियन करेंसी चाहिए होगा। तो आरबीआई जो है वो क्या करेगी, तो आरबीआई को एंड आरबीआई टू द इन्वेस्टर विच इंक्रीज मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी बेस इन द इकोनॉमी विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, too much money begins to chase few goods resulting into and services result into inflation. To ease the threat of currency appreciation and or inflation, सेंट्रल बैंक क्या अटेम्प्ट करती है, वही अटेम्प्ट करेगी क्या, उसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल इनफ्लोज। और सक्सेसफुल स्टेरिलाइजेशन जो ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या, जो डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ द मॉनेटरी बेस मनी सप्लाई इज रिड्यूस टू ऑफसेट द इनफ्लो ऑफ कैपिटल। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को जो है वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। मनी सप्लाई कैसे रिड्यूस करती थी हमने देख ही रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये करके, है ना। तो यही है, और देखो यही चीज़ बोला जा रहा है कि एटलीस्ट टेम्परली इन थ्योरी इट कैन बी अचीव्ड बाय इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज और अलाइंग, मतलब यहाँ से जाके बाहर में करो इन्वेस्ट, तब ना आरबीआई के पास पैसा भी जाएगा और क्या होगा, बाहर में इन्वेस्टमेंट भी होगा हमारा। तो कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए ये भी करती है, बट द क्लासिकल फॉर्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन हाउएवर हैज़ बीन थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन, वही सेकेंडरी मार्केट में अभी जो हम लोगों ने समझा था, बाई एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो वैसे ही सब करती है। और ये, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इन 2004। तो एमएसएस एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है स्टेबलाइजेशन के लिए। अब क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएगा, स्टेबलाइजेशन इज ऑफ्टन यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो समझ में आ गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब मार्केट एक तरह का स्टेबलाइजेशन स्कीम है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा आने लगता है तो रुपये जो है वो अप्रिसिएट करना शुरू करती है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है, ट्रेड जो है कॉम्पिटिटिवनेस कम होना शुरू होता है, मतलब कम होने लगता है, तो आरबीआई टेंशन में आ जाती है और टेंशन में आके सब काम कर देती है, खत्म कहानी। और कुछ नहीं है, यही चीज़ को बार बार समझाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है कि देखो दो तरह का मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी आइदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। अब एक्सपेंशनरी में क्या होगा ना, एक्सपेंशनरी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और क्या होगा, वेयर एज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में रिड्यूस हो जाएगा मनी सप्लाई। और देखो इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी को आगे हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, डोविस और एकोमोडेटिव और इजी मॉनेटरी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी जो पॉलिसी होता है ऐसे स्टेटमेंट करके बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, हॉकिश और टाइट मनी पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। तो ठीक है, देख लिए एकोमोडेटिव और इजी मॉनेटरी पॉलिसी और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी, जिसमें मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड। ओके, यही था इसमें। ओके चलो, अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को एक बार क्विक देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है बेसिकली। वन इज बैंक और अनदर इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज NBFI। देखो इसमें ना दो भाग में बांटा गया है। पहले तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। दिख रहा है आपको? चलो, इसमें ना एक कॉमर्शियल बैंक और एक कोऑपरेटिव बैंक को दो भाग में बांटे, और कॉमर्शियल में भी एक लेंगे शेड्यूल और एक नॉन शेड्यूल। ठीक, और शेड्यूल में क्या आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक। 1975 में बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस क्या यूनुस जो भी है, उसी को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। पेमेंट बैंक 2 बार लिख दिया यार, पता नहीं क्या ही मैक्रो हिल को समझ में आ रहा था। और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ओके, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में, और नॉन शेड्यूल में लोकल एरिया बैंक। ओके, चलो आगे चलता। अब इसमें देखो, एक अर्बन कोऑपरेटिव होगा, एक रूरल कोऑपरेटिव होगा। अब इसमें भी इसको एक शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में बांटेंगे। अर्बन कोऑपरेटिव को एक सिंगल स्टेट, एक मल्टी स्टेट। नॉन शेड्यूल में भी एक सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में रूरल कोऑपरेटिव में क्या, एक शॉर्ट टर्म हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या है, STCB इक्वल टू स्टेट, उसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये हो गया दोनों। पैक्स क्या हो गया, आपको पता ही होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि पैक्स का बिहार में भी है पैक्स। ओके, अभी पैक्स का डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत सारा एक स्कीम आया था, कंप्यूटर लोग को दिया गया कि ताकि डिजिटलाइज करे इसको। ओके, SCRBD स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट, लॉन्ग टर्म वाला हो रूरल कोऑपरेटिव में। और PCARDB, ये क्या हो गया, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। और चलो अब देखो DFI देख लेते हैं एक बार। DFI क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। और CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ठीक है, CIC। ओके, चलो देखते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्या आ गया इसमें आ गया नाबार्ड, एक्जिम, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने बताया अभी। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ओके, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा जो रिफाइनेंस के लिए है, नाफेड एंड अदर्स। फिर NBFC आ गया, ये प्राइमरी डीलर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ओके, चलो अब बारी बारी से एक बार देख लेते हैं, जहाँ तक कि हम लोग देख पाएंगे आज, है ना। ओके, चलो देखते हैं। The financial institution is broadly divided into two categories, that is one is banking और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझने लायक है कि जो बैंक है ना, बैंक एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट को भी, लेकिन NBFI जो है ना, वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बैंक इशू करता है चेक, लेकिन NBFI कैनॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। दो चीज़ें याद, बैंक डिमांड डिपॉजिट करता है, ठीक है, NBFI नहीं करता है। बैंक क्या करता है, इशू करता है चेक, NBFI नहीं करता है। और बैंक को भी दो भाग में बांटा गया, अभी देखा ही हमने, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है, वाइल ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन फॉर कोऑपरेटिव बैंक इज ऑन कोऑपरेटिव लाइंस। हाँ, सर्विसेज टू मेंबर एंड सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक में। ओके, सर्व किसको सर्विस करती है, मेंबर और सोसाइटी को। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट, हाँ, ऑन डिपॉजिट ऑन कंपेयर टू कमर्शियल बैंक। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा, लेकिन याद दिमाग में रख लो। कमर्शियल बैंक आर टू कैटेगरीज, दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल बैंक उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्या है,
क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, ठीक है, इसलिए शेड्यूल बोलते हैं। करंटली देयर आर 4 AFIs। कौन कौन सा? तो एक है करंटली दे आर ऑल फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय, किसके थ्रू? RBI के थ्रू, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि नाबार्ड क्या है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ऐसा हो गया है कि कुछ जो है चैप्टर्स जो है मिस हो गया स्कैन होने से, तो मैं जो भी है पढ़ देता हूँ। बाकी का जो कोऑपरेटिव वाला है ना, कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, ये सब मैं कल वाले या परसों वाले में करवा दूंगा। देखो अब नाबार्ड देख ही लेते हैं, अब यही आगे ही गया। तो इसको हम लोग क्या देख रहे थे? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो नाबार्ड क्या था? मैंने बताया ही, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1981 का एक्ट से आता है। 1982 में एस्टेब्लिश होता है। कब? 12 जुलाई 1982 शिव रमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड बनता है। किस लिए बनता है? नाम से पता चल रहा है। ओके, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड क्या करता है? तो क्रेडिट प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? promotion of agriculture, small scale industries, cottage and village industry, handicrafts, rural crafts and other economic activities in rural areas. नाबार्ड और कैसे एक्ट करता है? तो कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर इन द ऑपरेशन ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जैसे रूरल रीजनल बैंक। मैंने अभी बताया था 1975 में बना है ये, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था यूनिस साहब को। And rural cooperative bank, RBI has delegated its supervisory power in case of rural sector to NABARD while retaining its regulatory power. सुपरविजन नाबार्ड के पास, ठीक है, लेकिन रेगुलेटरी पावर किसके पास? RBI के पास, है ना, रूरल सेक्टर बैंक के लिए। नाबार्ड क्या असिस्ट करता है? इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट, offering training and research facility for bank, cooperative organization in matter relating to rural development. It does not extend direct credit, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देता है, ठीक है, एट इंडिविजुअल लेवल, बट एक्सटेंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दे देगा एग्जाम में, नाबार्ड गिव्स डायरेक्ट क्रेडिट टू द इंडिविजुअल, नो, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, चलो। और नाबार्ड फाइनेंसेस दोज इंस्टीट्यूशन which provide financial assistance to rural sector. NABARD provides direct finance institution as may approved by the central government. चलो, NHB भी वही है, 1988 में ये बना था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। तो NHB 1988 में प्रिंसिपल एजेंसी है जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बहुत लोकल एंड रीजनल लेवल पे क्या करता है? प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, ठीक है। और क्या है? इट डज नॉट एक्सटेंड डायरेक्ट, देखो ये भी नहीं कर रहा है डायरेक्ट क्रेडिट, ठीक है, एट इंडिविजुअल लेवल, बट एक्सटेंड द इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय वे ऑफ रिफाइनेंस। चलो, एग्जिम क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, और एक्सपो 1981 में 1982 में भी इस्टेब्लिश हुआ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिम बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, function as the principal financial institution for coordinating working institution engaged in financing export import of the goods and country services with review of the promoting the country international trade. Exim Bank can also extend loan overseas financial institution, regional development bank, sovereign government, इंटायर ओवरसीज, कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया। इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एक्सपोर्टर, ये देखो ये डायरेक्ट देती है, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द वे ऑफ रीफाइनेंस, ठीक। एक सिडबी है, सिडबी देखो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990 में लाई गई, बनाया गया था इसको अंडर द प्रोविजन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सिडबी एक्ट एज ए प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। ओके, देखो मुद्रा भी वही है, माइक्रो यूनिट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा, और क्या है? सिडबी जो है मेनली एक्सटेंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय वे ऑफ रिफाइनेंस, ये भी रिफाइनेंस, ठीक, टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग MSME। मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया था, ठीक है। रिफाइनेंस माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेज, इसमें लोन का कैटेगरी होगा किशोर, तरुण, ऐसे करके, देखो ये दिया हुआ अप टू 10 लाख, जैसे सेलर्स, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, वेजिटेबल मेकर्स, नॉन कोऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन सेक्टर को देता है,
ठीक है, मुद्रा। और मुद्रा लोन 3 बताए ही कि फॉर स्मॉल बिजनेस 50,000 अवेलेबल अंडर शिशु। ये चीज़ फंसा सकता है तुमको अगर बीपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा तो। और बियॉन्ड द 50,000 दैट विल, और उससे लेके 5 तक के किशोर 50,000 शिशु, 50 से 5 किशोर, और बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख दैट इज तरुण। तो सबसे छोटा शिशु 50,000, 50,000 से 5 लाख किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तरुण। चलो ये, और फिर क्या ही बच जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप किया है DFI नेम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाफिड, ठीक है, विथ 20,000 करोड़, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है होल्ड करती है 100% इक्विटी, बट लेटर ऑन इट विल बी रिड्यूस टू स्टेक ऑनरशिप टू 26%, ठीक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट अंडर 1956 और 2013, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स, एडवांस एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक, ठीक है, और डिवेंचर सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल अथॉरिटी। ओके, यही है। देखो कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है और क्या करता है, एंगेज है बिजनेस ऑफ द लोन, एडवांसेज और शेयर स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चीट बिजनेस, यही सब। तो और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, एज पर RBI एक्ट 1934 नो NBFC कैन कैरी बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग a certificate of registration from RBI. Okay, however in terms of power given to the RBI to remove dual regulation, certain category NBFC which are regulated by other regulators are exempted from the requirement of registration with the RBI. Example, देखो अब यहाँ से ना कल से हम लोग इसको ये इससे देखेंगे। अभी हम लोग जो है वो आज का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग को बहुत कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही रह जाएगा देखना, मतलब मनी एंड बैंकिंग में, ठीक है। चलो देखते हैं। बोला जा रहा है कि कंसिडर करें फॉलोइंग स्टेटमेंट को, विच कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक। फिर बोले हैं नीचे आना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट। बताओ, अगर करंट अकाउंट डिफिसिट को रिड्यूस करना है तो क्या क्या चीज़ इनमें से हेल्प करेगा। तो ऑप्शन 1 इज डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, डिवैल्यू सॉरी डिवैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ऑप्शन बी इज रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। ऑप्शन सी इज adopting suitable policy with attract greater FDI and more fund from FII। तो इसमें बोला जा रहा है क्या क्या करेगा, डिवेल्यूइंग ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी करेगा। अरे भाई अगर तुम, एक मिनट तो पानी पीता हूँ मैं। चलो बताओ, सपोज करो क्या बोल रहा है कि डिवैल्यू कर दो डोमेस्टिक करेंसी को। तो अगर डिवैल्यू कर देंगे तो मान लो पहले 80 रुपये था, अभी 80 रुपये है, इसको 100 पे कर देंगे तो उसको इतना ही, मान लो $1 इज इक्वल टू 80 था, ठीक है, अब $1 इज इक्वल टू 100 हो गया। तो डिवैल्यू करेंगे करेंसी को तो उसको ज़्यादा सामान मिलेगा $1 में, तो एक्सपोर्ट बिल बूस्ट। ओके, तो ऑप्शन ए का चांस बन रहा है। चलो ऑप्शन ए कहाँ है, ऑप्शन ए है ऑप्शन डी में और ऑप्शन ए में, ठीक है। अब बोल रहा है रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी। अभी हम लोगों ने एग्जाम बैंक पढ़ा, ठीक है, कैसे वो एक्सपोर्ट सब्सिडी या हेल्प कर रही थी लोन या फाइनेंसिंग में। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम कर देंगे, एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम कर देंगे तो एक्सपोर्ट बिल मतलब लेस हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेस जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो जहाँ भी हम लोग को ऑप्शन 2 दिख रहा है ये ऑप्शन में से, तो ऑप्शन 2 कहाँ है, ये है, उसके पास तो जाना ही नहीं है, तो बच गया एक ही और हमारा आंसर आ गया, ठीक है, दैट विल बी 1 एंड 3। अब देखो तीसरा ऑप्शन को देख लेते हैं समझने के लिए, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर FDI एंड मोर फंड फ्रॉम FII। हाँ भाई, तो क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है करंट अकाउंट। देखो ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे। करंट अकाउंट में जो भी चीज़, जैसे कि करंट अकाउंट में क्या क्या हो जाता है, जैसे मर्केंडाइज हो गया, ठीक है, और गिफ्ट्स हो गया, नॉन विजिबल, हाँ, गिफ्ट्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी जो भी हो गया,
वो करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफसीआई, एफपीआई ये सब चीज़ आ गया। तो बोल रहा है करंट अकाउंट डिफिसिट को कौन ये करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, तुम्हारा क्या है जो अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी जो है वो करेगा कि नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल करेगा, है ना, करंट अकाउंट डिफिसिट को हेल्प करने में। ठीक है, इसी से तो फिर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, तो ये अप्लाइड है। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी 1 and 3। चलो आगे देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। ठीक है, दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, सर्विस रेंडर अंडर माइक्रो फाइनेंस इज आर क्या है, तो ऑप्शन 1 is credit facilities, option B is saving facilities, option 3 is insurance facilities, option 4 is fund ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़। देखो माइक्रो फाइनेंस जो है ना, ये सब काम करती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, सेविंग फैसिलिटी देती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी देती है, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी देती है। आज शायद वो छूट गया हम लोग का, नहीं तो आज ही पढ़ लेते हम लोग। तो इसका ऑल विल बी द आंसर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, तो इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन ही होगा। हम लोगों ने देखा था भी था उस दिन कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही है। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है तो वो सही नहीं है। चलो, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री sorry the balance of a payment of a country is a systematic record of all import and export transaction of a country during a given period of time, normally 1 year. Goods exported from country during 1 year. Economic transaction between the government and the गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री एंड अनदर कंट्री। गवर्नमेंट के बीच का ट्रांजैक्शन कुछ ठीक तो नहीं लग रहा। ऐसे हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे, चलो कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करना भी जरूरत है ना, एग्जाम नियर है तो। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, नहीं कैपिटल मूवमेंट तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ हो जाएगा, है ना। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री ड्यूरिंग 1 year, अगेन नॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद करो डेफिनेशन, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 1 year। जितना भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं हम लोग। ओके, चलो अब देखते हैं नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 5। पता नहीं इसमें क्या ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ, तो देखो अभी रेगुलेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स भी करता है, ब्रांच का एक्सपेंशन भी करता है, मर्जर ऑफ बैंक भी करता है, वाइंडिंग ऑफ बैंक भी करता है। ठीक है, ठीक, तो इसका ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इन इंडिया डिफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज। देखो ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब बताओ डिफिसिट फाइनेंसिंग कब करेगा, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट, इसके लिए। अरे डिफिसिट हम लोग पढ़ा था ना, डिफिसिट मतलब क्या, देखो जैसे रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ा था, ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट पढ़ा था। देखो फिजिकल डिफिसिट से ही समझते हैं। मान लो फिजिकल डिफिसिट मतलब फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। अरे यही होता था ना भाई, बोरोइंग। तो बोरोइंग किस चीज़ के लिए करेंगे, तो बोरोइंग भाई क्या रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट के लिए बोरो करेंगे, नहीं। एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं। रिडेम्पशन ऑफ द पब्लिक डेब्ट, नहीं। ठीक है, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं जनरली। ठीक है, और दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। अब बताओ, तो कैपिटल अकाउंट में ना अभी बताया था मैंने, ये हो जाएगा एफडीआई हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी हो जाएगा। तो कहाँ पे है हमारा 2 and 4, 2 and 4 देखते हैं, यहाँ पे है 2 and 4 और कहीं पे है नहीं, तो एक ही स्टेटमेंट लग रहा है फॉरेन लोन्स। अगेन जो देखो करंट और कैपिटल में डिफरेंस समझ लो। करंट में क्या होता है ना, करंट अकाउंट में कोई तरह का ना एसेट क्रिएट होगा और कोई तरह का ना लाइबिलिटी होगा तुमको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब एफडीआई, एफपीआई और एनआरआई
जो भी एनआरआई का डिपॉजिट्स, ठीक है, एफटीआई या फॉरेन ईसीबी लोन जो हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ना कैपिटल अकाउंट में, ये तो हमारा लायबिलिटी को बढ़ा रहा है ना, ये हमको रिपे करना है। तो आइदर क्रिएट्स एसेट और आइदर लायबिलिटी जो भी है उसको आइदर रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेन लोन्स और पब्लिक रेमिटेंस दैट विल बी गो इनटू द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1, 2 एंड 4, ठीक है। 1, 2 एंड 4 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8 है या 9 है पता नहीं, चलो 7 की तरफ करते हैं। डिस्गाइज्ड unemployment generally means large number of people remain unemployed, alternate employment is not available, marginal productivity of the labor is zero, productivity of the worker is low। देखो ऑप्शन डी तो कहीं से हम लोग को लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का आंसर, तो आपका जो भी है फॉरेन लोन्स, सॉरी फॉरेन लोन्स कहाँ से, डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो जाएगा आपका, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द जो लेबर है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द, तो 0 होना अगर हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर, इन्फ्लेशन डेब्टर को बेनिफिट करता है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, बताओ भाई, बॉन्ड होल्डर मैंने बताया था अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस विल बी लोअर, और बॉन्ड यील्ड बढ़ जा रहा था, हम लोगों ने देखा था। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बच गया क्या, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर। अब इन्फ्लेशन कैसे डेब्टर को बेनिफिट करेगा ये हम लोग देखते हैं। देखो मान लो कि तुम जो है 100 रुपये पे 100 रुपया लोन लिए थे बैंक से, ठीक है, 100 रुपये लोन लिए थे ना, लिए थे 5% इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब तुमको कितना पे करना है, 105, और 100 का इन्फ्लेशन मान लो 7-8% के रेट से बढ़ रहा है, और इसका वैल्यू क्या हो गया है, 108 हो गया है। तो 3 रुपये का फ़ायदा हुआ ना जी, तुमको तो 105 ही देना है, और इसका वैल्यू हो गया 108, ठीक है ना। बैंक को तो कॉस्ट 108 रुपये का पड़ रहा है ना, 3 रुपये का तुमको फ़ायदा हो गया। तो यही हो गया, इन्फ्लेशन किसको बेनिफिट करता है, तो ये करेगा डेब्टर को। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यस, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ इससे भी तो हो जाएगा, अगर आउटपुट भाई सम फ्यू गुड्स और मतलब तो सम फ्यू गुड्स है और उसको चेंज कर रहा है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ तो प्राइस तो बढ़ ही जाएगा ना, मनी चेंज कर रहा है उसको सेम लेवल का, बिल्कुल। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, हाँ अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, और डिमांड बढ़ गया और जो है आउटपुट जो है वो सेम है तो बढ़ेगा ना भाई, हाँ। तो इसका आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू पता नहीं क्या हो गया यार, सॉरी 20 तक के देखना, आप किसी तरह तो देखेंगे यार, इसको देखना है वो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the bank to finance a budget deficit, creating a new money to finance a budget deficit। बताओ भाई क्या होगा आंसर, तो creating new money for finance a deficit। बताओ ये सब जो है ना, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, मार्केट का पैसा मार्केट में ही रह जाएगा, ठीक है। बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, फिर मतलब मनी सप्लाई तो वही हो गया ना, ओके। बोरोविंग फ्रॉम द बैंक फॉर द फाइनेंस बजट डेफिसिट नहीं, सबसे ज़्यादा यही होगा, मोस्ट होगा ये सब भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये होगा क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डिमांड फॉर मनी। देखो सप्लाई, मनी का सप्लाई जो है वो सेम है, ठीक है, और क्या है, और इंक्रीज हो रहा है क्या, डिमांड ऑफ द मनी में। तो फॉल इन लेवल ऑफ प्राइस इसके कारण होगा क्या, एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके कारण होगा क्या, और क्या है,
ए डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके कारण होगा क्या, और क्या है, और एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसके कारण होगा क्या, तो ये होगा तुम्हारा इसके कारण एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो जो है सप्लाई ऑफ मनी सेम रहेगा, लेकिन डिमांड फॉर द मनी विल बी इंक्रीज। ओके, चलो, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सा करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल एंड नॉन विजिबल गुड्स बताया था हमने, फॉरेन एसेट्स नहीं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल यस, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं, अगेन कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है तो उसका क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1 and 3 हो जाएगा, है ना। What does venture capital mean? Short-term capital provided for the industry, long-term capital provided for the new entrepreneur। सॉरी यार, तो बहुत खांसी हो रहा है, मैं बाकी कल करवा दूंगा, और इसी के चलते थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेक्चर में। सो आई विल प्रोवाइड द लेक्चर टुमारो। ओके, सो थैंक यू सो मच।